द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से मुख्यतः कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं? अनुच्छेद 245, 255, अनुच्छेद 256, 263, अनुच्छेद 268, 293, अनुच्छेद 301, 307। सही उत्तर है अनुच्छेद 268, 293। अनुच्छेद 268 से 293 में संघ और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, अनुदान और उधार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। संघ द्वारा लगाए गए किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित कर किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 271। सही उत्तर है अनुच्छेद 268। अनुच्छेद 268 कुछ ऐसे शुल्कों से संबंधित है जिन्हें संघ लगाता है, किंतु उनका संग्रह और विनियोजन राज्यों द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर जीएसटी भारत सरकार द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया और संग्रहित किया जाता है? अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 269 ए, अनुच्छेद 270। सही उत्तर है अनुच्छेद 269 ए। अनुच्छेद 269 ए अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली आपूर्ति पर जीएसटी को भारत सरकार द्वारा लगाए और संग्रहित किए जाने का प्रावधान करता है। संघीय करों के विभाज्य पूल का मुख्य संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 271, अनुच्छेद 275। सही उत्तर है अनुच्छेद 270। अनुच्छेद 270 निर्दिष्ट संघीय करों और शुल्कों के शुद्ध आगम के संघ और राज्यों के बीच वितरण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 271 के अंतर्गत अधिभार का आगम पुनर्तः किसे प्राप्त होता है? राज्यों को, संघ को, वित्त आयोग को, जीएसटी परिषद को। सही उत्तर है संघ को। अनुच्छेद 271 के अंतर्गत संसद अधिभार लगा सकती है और इसका संपूर्ण आगम भारत की संचित निधि का भाग बनता है। सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को सहायता अनुदान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282। सही उत्तर है अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 उन राज्यों को संघ द्वारा सहायता अनुदान देने का प्रावधान करता है जिन्हें संसद सहायता की आवश्यकता वाला निर्धारित करती है। संघ या राज्य द्वारा किसी भी लोक प्रयोजन के लिए अनुदान किस अनुच्छेद के तहत दिया जा सकता है? अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 282। सही उत्तर है अनुच्छेद 282। अनुच्छेद 282 संघ या राज्य को किसी भी लोक प्रयोजन के लिए अनुदान देने की अनुमति देता है, भले ही वह प्रयोजन उसके सामान्य विधायी क्षेत्र से बाहर हो। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 279 ए, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 281। सही उत्तर है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति को संघ राज्य वित्तीय संबंधों के निर्दिष्ट विषयों पर सिफारिश करने के लिए समय समय पर वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान करता है। जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है? अनुच्छेद 269 ए, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 279 ए, अनुच्छेद 280। सही उत्तर है अनुच्छेद 279 ए। अनुच्छेद 279 ए वस्तु एवं सेवा कर परिषद का प्रावधान करता है, जिसमें संघ और राज्यों दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 270 करों का वितरण, अनुच्छेद 275 सहायता अनुदान, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। कौन से सही सुमेलित हैं?
केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों युग्म सही है। अनुच्छेद 270 कर वितरण, अनुच्छेद 275 सहायता अनुदान और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 270 के अंतर्गत विभाज्य पूल में कौन सा कर शामिल नहीं होता है? निगम कर, आयकर। अनुच्छेद 271 के अंतर्गत अधिभार, केंद्रीय जीएसटी। सही उत्तर है अनुच्छेद 271 के अंतर्गत अधिभार। अनुच्छेद 271 के अंतर्गत लगाए गए अधिभार विभाज्य पूल में शामिल नहीं होते और उनका आगम पुनर्तः संघ को प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन विभाज्य पूल से भी बाहर रहता है? विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उपकर, निगम कर, संघीय आयकर, विभाज्य केंद्रीय कर। सही उत्तर है विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उपकर। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए लगाए गए उपकर विभाज्य पूल से बाहर रहते हैं, इसलिए केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में उनका विशेष महत्व है। वित्त आयोग का गठन सामान्यतः कितने वर्षों में किया जाता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। सही उत्तर है 5 वर्ष। अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष पर या राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर उससे पहले वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। सही उत्तर है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों वाले वित्त आयोग का गठन करते हैं। क्षैतिज कर हस्तांतरण का अर्थ किसके बीच करों के वितरण से है? संघ और राज्यों के बीच, विभिन्न राज्यों के बीच, संघ और स्थानीय निकायों के बीच, केवल राज्यों और नगरपालिकाओं के बीच। सही उत्तर है विभिन्न राज्यों के बीच। क्षैतिज हस्तांतरण ये निर्धारित करता है कि विभाज्य करों में राज्यों के सामूहिक हिस्से को विभिन्न राज्यों के बीच कैसे बांटा जाए। ऊर्ध्वाधर कर हस्तांतरण मुख्यतः किसके बीच वितरण को दर्शाता है? विभिन्न राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच, राज्यों और पंचायतों के बीच, पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच। सही उत्तर है संघ और राज्यों के बीच। ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण विभाज्य कर राजस्व को संघ और समस्त राज्यों के बीच बांटने से संबंधित है। कथन ए, वित्त आयोग की सिफारिशें परामर्शात्मक होती हैं। कारण आर, राष्ट्रपति को प्रस्तुत होते ही वे स्वतः कानून बन जाती हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। वित्त आयोग की सिफारिशें परामर्शात्मक होती हैं और केवल प्रस्तुत किए जाने से स्वतः कानून का रूप नहीं लेती। वित्त आयोग की सिफारिशें संसद के समक्ष किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखी जाती हैं? अनुच्छेद 279, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 282। सही उत्तर है अनुच्छेद 281। अनुच्छेद 281 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग की प्रत्येक सिफारिश तथा उस पर की गई कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को संसद के समक्ष रखवाते हैं। अनुच्छेद 275 के अनुदानों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये विवेकाधीन अनुदान हैं, ये वैधानिक अनुदान हैं, ये केवल आपातकाल में दिए जाते हैं, ये केवल स्थानीय निकायों को दिए जाते हैं। सही उत्तर है ये वैधानिक अनुदान हैं। अनुच्छेद 275 के सहायता अनुदानों को सामान्यतः वैधानिक अनुदान कहा जाता है, जबकि अनुच्छेद 282 के अनुदान विवेकाधीन प्रकृति के होते हैं। राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कर लगाने को कौन सा अनुच्छेद प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 285,
अनुच्छेद 286, अनुच्छेद 287, अनुच्छेद 289। सही उत्तर है अनुच्छेद 285। अनुच्छेद 285 सामान्यतः संघ की संपत्ति को राज्य या राज्य के भीतर किसी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए कर से छूट देता है, जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है। कुछ अंतर्राज्यीय आपूर्तियों पर राज्यों के कराधान को कौन सा अनुच्छेद प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 285, अनुच्छेद 286, अनुच्छेद 287, अनुच्छेद 289। सही उत्तर है अनुच्छेद 286। अनुच्छेद 286 राज्य के बाहर अथवा भारत में आयात या भारत से निर्यात के दौरान होने वाली आपूर्तियों पर राज्य के कराधान पर प्रतिबंध लगाता है। राज्य की संपत्ति और आय को सामान्यतः संघीय कराधान से किस अनुच्छेद के तहत छूट प्राप्त है? अनुच्छेद 285, अनुच्छेद 287, अनुच्छेद 288, अनुच्छेद 289। सही उत्तर है अनुच्छेद 289। अनुच्छेद 289 सामान्यतः राज्य की संपत्ति और आय को संघीय कराधान से छूट देता है, हालांकि व्यापार या व्यवसाय से संबंधित संवैधानिक अपवाद लागू हो सकते हैं। भारत सरकार द्वारा उधार लेने से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 290, अनुच्छेद 291, अनुच्छेद 292, अनुच्छेद 293। सही उत्तर है अनुच्छेद 292। अनुच्छेद 292 भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है। राज्य सरकारों द्वारा उधार लेने से मुख्यतः कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 292, अनुच्छेद 293। सही उत्तर है अनुच्छेद 293। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा अपनी संचित निधियों की प्रतिभूति पर भारत के क्षेत्र के भीतर उधार लेने से संबंधित है। किसी राज्य को नए उधार के लिए संघ की सहमति कब आवश्यक हो सकती है? जब भी उसके पास विधानमंडल हो, जब संघ का ऋण बकाया हो, केवल वित्तीय आपातकाल में, जब भी जीएसटी राजस्व घटे। सही उत्तर है जब संघ का ऋण बकाया हो। अनुच्छेद 293(3) के अनुसार यदि भारत सरकार द्वारा दिया गया या उसकी गारंटी वाला ऋण बकाया है, तो राज्य संघ की सहमति के बिना नया ऋण नहीं ले सकता। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति, अनुच्छेद 289 राज्य की संपत्ति और आय, अनुच्छेद 293 राज्यों का उधार। कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों युग्म सही हैं और संघ राज्य वित्तीय संबंधों से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों को दर्शाते हैं। कथन ए, उपकर विभाज्य कर पूल को कम कर सकते हैं। कारण आर, विशिष्ट प्रयोजनों के उपकर विभाज्य पूल से बाहर होते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए लगाए गए उपकर विभाज्य पूल से बाहर रहते हैं, इसलिए ऐसे उपकरों पर अधिक निर्भरता सकल कर राजस्व में हस्तांतरण हेतु उपलब्ध हिस्से को कम कर सकती है। जीएसटी परिषद में मतदान के समय केंद्र सरकार के मत का भार कितना होता है? 1/4, 1/3, 1/2, 2/3। सही उत्तर है 1/3। अनुच्छेद 279(a) के अनुसार केंद्र सरकार के मत का भार 1/3 और सभी राज्य सरकारों के मतों का संयुक्त भार 2/3 होता है। जीएसटी परिषद के निर्णय के लिए डाले गए मतों के कम से कम कितने भारित बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत 2/3, 3/4,
4 पाँचवां। सही उत्तर है 3 चौथाई। अनुच्छेद 279 ए के अनुसार जीएसटी परिषद का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम 3 चौथाई बहुमत से लिया जाता है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कर हस्तांतरण की सिफारिश मुख्यतः कौन सी संस्था करती है? जीएसटी परिषद, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग। सही उत्तर है वित्त आयोग। वित्त आयोग विभाज्य करों में संघ और राज्यों के हिस्से तथा राज्यों के सामूहिक हिस्से के विभिन्न राज्यों के बीच वितरण की सिफारिश करता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।